नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग कक्षा 9 में एक माखनलाल चतुर्वेदी की छोटी सी कविता जोड़ी गई है, केदी और कोकिला। अपन सबसे पहले कविता का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी है, उसका भी साथ ही अध्ययन करेंगे। तो देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, उनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बबाई गांव में 1889 को हुआ था। अब एक कवि और हैं, उनका जन्म भी 1889 को हुआ था। उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि एक प्रश्न जन्म और मृत्यु से संबंधित पूछा जाएगा, इसलिए मैं बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूँ। ये 16 वर्ष की अवस्था में शिक्षक बन गए थे। बाद में अध्यापन कार्य छोड़ करके प्रभाव एक पत्रिका थी, उसके संपादक कार्य में जुड़ गए और देशभक्ति के प्रखर पत्रकार बन गए थे। कवि और पत्रकार रहे थे। कर्मवीर और प्रताप पत्रों का भी इन्होंने संपादन किया था। और ये जो कर्मवीर पत्र है, ये राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है इस पत्र को। 1968 में इनका देहांत हो गया था। हिंदी साहित्य जगत का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हीं को मिला हुआ था। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणुलोक, गुंजेधरा, युगचरण, समर्पण, माता इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और हिम तरंगिणी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 1955 में मिला था। ये काफी महत्वपूर्ण है। द्वितीय श्रेणी में सीधा यहाँ से ही प्रश्न पूछा जाता है। एक द्वितीय श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि एक भारतीय आत्मा के उपनाम से किस कवि को जाना जाता है। इसको तो स्पेशली याद करना अपन को। ये समझो कि पेपर में छप गया, पक्का ही पूछा जाएगा ये तो। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त, उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। इसमें एक कवि और कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार ये जेल भी गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति से संबंधित भी कविताएं हैं वो लिखी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं, उनकी कविता में शिल्प की तुलना में भाव अधिक महत्व रखते हैं। यानी ये शब्दों के चमत्कार में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि भावनाएं हैं इनकी जो कविताएं रखी हैं, काव्य रचना की हैं, उनमें उन्होंने परंपरागत छंदबद्ध और तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू और फारसी शब्दों का भी प्रयोग है वो किया है। अब देखिएगा, ब्रिटानिया यानी ब्रिटेनी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीकी से विश्लेषण किया है केदी और कोकिला कविता में। इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है ये। इस कविता में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को जो जेल में किए गए दुर्व्यवहार है, उनकी यातनाओं को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। कवि जेल में एकांकी और उदासी है, क्योंकि जेल में रहेगा तो उदासी रहेगा। कोकिला से अपने मन का दुख, असंतोष, ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि इस समय मधुर गीत गाने वाली नहीं, बल्कि तू तो मुक्ति के गीत सुनाओ मुझे। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे प्रदेश में एक कारागार के रूप में देख रही है। कोयल पूरे प्रदेश को एक मतलब कारावास के रूप में देख रही है, इसलिए आधी रात्रि को वो कोयल है वो चीख रही है। इनकी प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा, मरण जवर, बिजली काजल कांद रही है, धूम्र वलय। ये इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, पुष्प की अभिलाषा बहुत प्रसिद्ध कविता है इनकी। केदी और कोकिला, इनके अलावा कुछ इनके एक दो मतलब नाटक भी लिखे हैं, जैसे कृष्ण अर्जुन युद्ध है, साहित्य देवता है, समय के पांव है, अमीरी राधे गरीबी राधे। ये दो चार इन्होंने नाटक लिखे थे। अब पहले कविता पढ़ लेते हैं, केदी और कोकिला। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये तो कोयल बैठी है और यहाँ पर जेल में क्या है, केदी है, मतलब स्वतंत्रता सेनानी है। तो कवि पूछता है कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो संदेशा किसका। कोकिल बोलो तो कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो आधी रात्रि के समय में, हम यहाँ पर जेल में पड़े हुए हैं,
क्यों रह जाती हो? तुम बार बार में आती हो, फिर गाती हो, फिर चली जाती हो, ऐसा क्या संदेश है तुम्हारे पास में? तो क्या ला रही हो? ऐसा क्या संदेशा दे रही हो? कोयल बोलो तो, कि कोयल बताओ तो सही, तुम ऐसा क्या संदेश है तुम्हारे पास? तुम क्यों बार बार आके हमें परेशान कर रही हो? ये ऊंची काली दीवारों के घेरे में, मतलब हम ऊंची ऊंची एक काली काली दीवार है, मतलब कारावास में हम पड़े हुए हैं, जेल में। डाकू चोर बटमारों के डेरे में, यहाँ पर डाकू हैं, चोर हैं, बटमार मतलब रास्ते में राहगीरों को लूटने वाले हैं, ये अंग्रेज इनके डेरे में पड़े हैं, मतलब जेल में पड़े हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यानी जीने को देते नहीं है पेट भर करके खाना भी नहीं देते हैं। मरने भी देते नहीं, तड़प के रह जाना, और हम मरना चाहते हैं, हमें मरने भी नहीं देते हैं, तड़पाते हैं, बस परेशान करते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, यानी हमारे जीवन पर दिन रात बहुत कड़ा पहरा लगा दिया, बहुत मतलब अंकुश लगा दिया हमारे जीवन पर। शासन है या तम का प्रभाव गहरा, यानी ये किस प्रकार का ब्रिटिश शासन है, या फिर ये अंधकार का प्रभाव है? यानी ये इस प्रकार का शासन तो एक अंधकार रूपी शासन है, यानी हम तो अंधेरे में पड़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं है। हिमकर निराश कर चला गया, रात भी काली। हिमकर मतलब चंद्रमा भी निराश करके चला गया है, तो पूरी रात्रि वो भी काली है। इस समय काली माँ मैं जागी तू आली, हे आली तुम इस समय काली माँ मैं रात्रि के समय जागी हो, हे आली। यहाँ पर आली शब्द जो है वो कोयल के लिए है। ऐसे शब्द परीक्षा में पूछते हैं, जैसे पंक्ति दे देगा अगला कि ये शब्द किसके लिए आया। अब यहाँ पर इस पद्य में बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे। यानी ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ये किसके लिए आया है? ये पंक्ति जेल के लिए आई है ना। डाकू चोर बटमारों के लिए, ये पंक्ति अंग्रेजों के लिए है, ब्रिटिश शासन के लिए। जीने को देते नहीं पेट पर खाना है, मरने भी देते नहीं है, तो क्या हो जाना है? तड़प के ही रह जाना है। जीवन पर दिन रात बहुत कड़ा पहरा लगा रखा है। ये शासन है या फिर तम का प्रभाव गहरा, यानी ये ब्रिटिश शासन है, उसको अंधकार का की उपमा दी है। ये ब्रिटिश शासन है या फिर अंधकार का प्रभाव है। अब हिमकर निराश कर चला गया, कौन चला गया? चंद्रमा भी निराश करके चला गया, रात है काली। इस समय काली माँ में जागी तू, हे आली, हे आली, हे सखी, हे कोयल, हे कोकिल, तू इस समय काली माँ में रात्रि में जाग रही हो। तो देखो इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो मैं आपको साथ साथ बतला रहा हूँ। क्यों हुक पड़ी? हुक पड़ी का मतलब होता है बोल पड़ना, कि तू इतनी जोर से रात्रि के समय क्यों बोल पड़ी। वेदना बोझ वाली, तू जो बोल रही है ना, ये दुख भरी आवाज है, यानी तू हुक रही है, कूक रही है, रो रही है। कोकिल बोलो तो क्या लूटा है, यानी कोयल बताओ तो सही, तुम्हारा किसने क्या लूट लिया। मर्दुल यानी मीठा वैभव की रखवाली करने वाली, यानी तुम अच्छे, मर्दुल यानी मीठे या अच्छे वैभव, इस सौंदर्यपूर्ण संसार का निर्माण करने वाली तुम रखवाली हो। कोकिल बोलो तो यानी तुम्हारा संसार तो बिल्कुल खुला है, तुम तो उड़ करके कहीं पे भी जा सकती हो, आ सकती हो, बिल्कुल स्वच्छंद हो। क्या हुई बावली, कि तू पागल हो गई है? अर्धरात्रि को चीख, यानी आधी रात्रि के समय तू चीख रही है। कोकिल बोलो तो, कोकिल बताओ तो सही, समस्या क्या हुई है? किस दावानल की, यानी किस जंगल की ज्वालाएं देखी हैं? दावानल होता है जंगल में लगने वाली आग, कि यानी तूने कौन से जंगल की आग देखी है, जिसकी ज्वालाएं देखी हैं? कोयल बोलो तो सही, ऐसा क्या देख लिया जो तू रात्रि के समय रो रही हो? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुम देख नहीं सकती हो मैंने जंजीरों का गहना, यानी मैंने हथकड़ियां बेड़ियां डाल रखी हैं, ये हमारा गहना है। हथकड़ियां क्यों? ये ब्रिटिश राज का गहना है, यानी ये हथकड़ी नहीं है, ये ब्रिटिश शासन का गहना है, यानी अंग्रेज शासन ने हमारे लिए गहने दिए हैं, जिसको हम हाथों में पैरों में सजाए हुए घूम रहे हैं। कोल्लू को चर्रकचू जीवन का गान है, यानी हम कोल्लू चलाते हैं, उसकी चर्रकचू होती है ना, वही हमारे जीवन में एक तान बन गई है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गाने, और कोल्लू को पकड़ करके जब हम चलाते हैं ना उसको, तो गिट्टी होती है, उससे हमारी उंगलियों में क्या निशान हो गए, तो वो मतलब गाने छप गए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट में जुआ हूँ। मोट होता है मतलब चरस को खींचने के लिए लगाया जाने वाला, कि मैं जब चरस को खींच के लगाता हूँ ना पेट में, जुआ, जुआ होता है बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी होती है, जिसको जिस लकड़ी के माध्यम से ये मोट खींचा जाता है, यानी चरस खींचा जाता है। और मैं मोट खींचता हूँ यानी चरस खींचता हूँ, लगा पेट पर जुआ यानी वो लकड़ी लगा करके, और खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और ये मैं ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली करता हूँ जब ये अंग्रेज लोग हमें इतना कठोर परिश्रम करने के बाद भी इतना परेशान करते हैं, खाने के लिए अन्न तक नहीं देते हैं, तो उनका मैं अकड़ का वो कुआं है वो खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगी रुलाने वाली, यानी ये दिन के समय तू ऐसे रुलाने वाली करुणा, यानी इस दर्द भरी आवाज में क्यों बोल रही हो? इसलिए रात में गजब ढा रही हो वाली, इसलिए तुम रात्रि के समय आ रही हो, गजब ढा रही हो हे सखी। दिन में अगर तुम गाती तो कोई बात नहीं थी, हम जग रहे थे, परंतु अब तो रात्रि के समय तुम तो गजब ढा रही हो, ये क्या मतलब हुआ? तुझे तो अब बोलना ही नहीं चाहिए।
इस शांत समय में यानी रात्रि के समय चारों तरफ शांति है, उस समय में अंधकार को भेद कर रो रही क्यों हो? यानी अंधकार को चीर करके तुम रो रही हो। कोयल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह है कि तुम बीज बो रही हो, तुम चुपचाप विद्रोह के बीज हैं वो बोए जा रही हो कि अब विद्रोह करने का वक्त आ गया है। इस भांति बो रही हो क्यों? कोकिल बोलो तो। यानी इस भांति तुम रात्रि के समय आकर के विद्रोह के बीज हैं वो क्यों बो रही हो? कोयल बताओ तो सही। अब कहते हैं कि तुम भी काली है। कोयल काली होती है, रजनी यानी रात्रि भी काली है। शासन है उसका कार्य करने का तरीका वो भी काला है। काली लहर कल्पना है मेरी वो भी काली है। काल कोठरी जिसमें मैं बंद हूँ जेल में वो भी काली है। काली टोपी है और काली कमली और कंबल है वो भी काली है। मेरी लोहे की जो श्रृंखला है वो भी काली है। पहरे की हुंक करती प्याली और पहरे पर हुंकार देने वाली एक सर्पिणी की तरह जो बैठा है सांप की तरह, तिस पर है गाली ए आली, और उसके ऊपर भी तो गाली दे रही है सखी। ये चारों तरफ हमारे जीवन में क्या है? अंधकार यानी काला ही काला रंग छाया हुआ है। हर तरफ से देखें उधर ही हमें तो काला ही काला नजर आ रहा है। इस काले सन्नाटे सागर में यानी रात्रि के समय ये सागर रूपी जो सन्नाटा है, उस सन्नाटे में मरने की मदमाती, तुम मरने के लिए मदमाती यानी उतावली हो रही हो। कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों से क्यों कर हो तेराती? कोकिल बोलो तो। और तुम अपने चमकीले जो गीत गा रही हो रात्रि के समय, इसमें क्यों तेरा रही हो? हे कोयल बताओ तो। मुझे तुझे मिली है हरियाली डाली, यानी तू तो हरी डाली पे बैठी है। मेरे नसीब में कोठरी है काली, अब मेरे नसीब में काल कोठरी है। अब जेल में यहाँ पर बड़ा बंद है ना, ये रहा, देख रहे हो ना ये चित्र, ये वाला। तो तुझे मिली हरियाली डाली, तू तो हरी डाली पे बैठी है, और मेरे नसीब में है कोठरी काली। तेरा नब नब में संसार है, तू तो यानी आसमानी कहीं पर भी जा सकती हो, लेकिन मेरा तो 10 फुट का ही तो संसार है। तेरे गीत कहाँ में वाह वाह, यानी तू जब बोलती है तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और मेरा रोना भी गुनाह। अगर मैं यहाँ पर रो दूं तो भी एक बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, फिर पीटेंगे ये साले अंग्रेज लोग। देख विषमता, यानी तेरे और मेरे में भेद देख, विषमता देख कितनी है। बजा रही तिस पर रणबेरी, और तुम उस पर भी एक युद्ध की रणबेरी बजा रही हो बोल करके कि विद्रोह कर दो विद्रोह कर दो। इस हुंकरती पर यानी इस तुम्हारा ये जो हुंकरती हुंकार है, अपनी करती से और क्या कर दूं? अपनी इस करती से कहो और क्या मैं कर दूं? कोयल बोलो तो। मोहिन के व्रत से यानी मोहनदास करमचंद गांधी के व्रत से प्राणों में आशा भर दूं, और मैं मेरे प्राणों में और ज्यादा उत्साह भर दूं। कोकिल बोलो तो। बताओ तो, और कितने लोगों के प्राणों में मैं उत्साह भरूं? तो यहाँ पर मोहन के व्रत के लिए मोहनदास करमचंद गांधी मतलब गांधी जी के लिए ये पंक्ति है वो आई है। तो आशा करता हूँ छोटी सी कविता आराम से समझ में आई होगी। कोई दिक्कत हो किसी भी पंक्ति में, अब देखिएगा प्रश्न कैसे आते हैं कि किसको मिली है हरियाली डाली? ऑप्शन में मिलेगा कोयल को। और मेरे नसीब में कोठरी काली, किसके नसीब में कोठरी काली है? कवि के नसीब में। किसका नब नब में संसार है? कोयल का। और किसका 10 फुट का संसार है? मतलब कवि का। तेरे गीत वाई वाई को आते हैं यानी कोयल के गीत, और मेरा रोना भी गुनाह यानी किसका रोना गुनाह है ना? आ रही है ना बात समझ में? इस प्रकार से छोटी छोटी प्रश्न हैं वो बनेंगे। छोटी सी कविता है, कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन प्रश्नोत्तर करेंगे। तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था, अभी अपन ने पढ़ा था। अभी अपन प्रश्न करेंगे ना तो अपने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1889 में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बबाई गांव में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं वो कितनी आयु में शिक्षक बन गए थे? मात्र 16 वर्ष की आयु में। चतुर्वेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? प्रभा पत्रिका का संपादन किया था। और फिर बाद में वो किस पत्रिका के संपादन में और जुड़ गए थे? कर्मवीर और प्रताप पत्र के संपादक में जुड़ गए थे। माखनलाल चतुर्वेदी जी का देहांत है वो 1968 में हो गया था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गुंजेदरा, युग चरण है, समर्पण है, माता है, ये है। माखनलाल चतुर्वेदी किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला था इनको। चतुर्वेदी जी की रचना में राष्ट्रीय भावना, त्याग, बलिदान से ओतप्रोत होने के कारण अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किस उपनाम से रचनाएं लिखी थी? एक भारतीय आत्मा के उपनाम से। प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला किसका प्रतीक है? ब्रिटानी यानी ब्रिटेनी उपनिवेशवाद के शोषण का प्रतीक है ये कोयल, ठीक है ना।
कवि जेल में कैसा जीवन जी रहा है? एकांकी और उदास जीवन जी रहा है ना। पीछे पंक्ति पढ़ी थी ना, एकांकी और उदास जीवन में अकेला पड़ा रहता है। माखनलाल चतुर्वेदी कविताओं में किस पर की प्रमुखता है? देशभक्ति की प्रमुखता है इनके काव्य में। केदी और कोकिला कविता में अपनी बात कहने के लिए कवि ने किसे माध्यम बनाया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कोयल को अपना माध्यम बनाया है। केदी और कोकिला में कवि की भाषा कैसी है? बोलचाल की खड़ी बोली की भाषा में प्रयोग किया गया है। कवि ने गहना किसे कहा है? अपने पाँव में पड़ी हुई जंजीरों को, यानी जंजीर पड़ी है ना, वो है क्या इसके, यानी ब्रिटिश राज का गहना है। क्यों देख नहीं सकती, जंजीरों का गहना है, हथकड़ियों नहीं, ये ब्रिटिश राज का गहना है। कोल्लू की चर्रक चूं, कोल्लू की चर्रक चूं की आवाज कवि ने किसके लिए प्रयोग किया है? जीवन की तान है। और कोयल किसकी बीज बो रही है? कोयल विद्रोह के बीज बो रही है, चुपचाप विद्रोह के बीज बो रही है कि चुपचाप मधुर विद्रोह के बीज इस भांति बो क्यों बो रही है? कोयल इस कविता में क्या कार्य कर रही है? कोयल इस कविता में स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरणा प्रदान कर रही है। कवि ने कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना की है? भारत माता के स्वर की कल्पना है वो की है। कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना किससे की है? काले रंग से की है ना। ये शासन भी क्या है? काला है। शासन की करनी भी काली, काली तू रजनी भी काली, पंक्तियां पढ़ी थी ना अपने। कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना किस रंग से? मतलब काले रंग से। मृदुल वैभव की रखवाली से कोयल बोलो तो पंक्ति में निहित अलंकार मतलब उपमा अलंकार। इस काले संकट पर, यानी इस काले संकट सागर पर, इस पंक्ति में अलंकार होगा रूपक, यानी संकट रूपी सागर रूपी संकट। कवि ने कोयल के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? मृदुल वैभव की रखवाली, यानी मीठे वैभव की। दावानल कौन सी आग होती है? जंगल में लगने वाली आग। कि तूने क्या कोई दावानल की आग देखी है क्या? इस प्रकार से क्यों गा रही हो, है ना। वो आई थी ना पंक्ति कि किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी कोकिल बोलो तो, कि बताओ तो सही। कवि ने जेल रूपी संसार कितने फुट का बताया है? 10 फुट का संसार बताया ना। मेरा 10 फुट का संसार है, तेरा नव नव में संचार है, तेरे गीत का वाए वाह वाह, मेरे गीत मेरा रोना भी है गुआह। मोहन के व्रत पर यहाँ पर मोहन कहा से मतलब मोहनदास करमचंद गांधी जी से आया है। कवि ने विदेशी शासन की तुलना किससे की है? अंधकार से की है, तम से। कवि किस काले घेरे में बंद है? दीवार के काले काले घेरों में बंद है, यानी काले संकट के सागर में, यानी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, चारों तरफ कड़ा पहरा लगा हुआ है, मैं यहाँ पर बंद हूँ। कवि के लिए क्या गुनाह है? रोना भी गुनाह है। कवि ने कौन से गहने पहन रखे हैं? हथकड़ी के गहने, ब्रिटिश राज के। कवि की कालिमा में सखी किसे कहा है? कोयल को ही कहा है कि इस रात्रि के समय तू ही तो सखी है। आली का अर्थ मतलब सखी। कवि ने कोयल से ईर्ष्या क्यों होती है? कोयल स्वतंत्र है, उसको परेशानी होती है ना कि तू तो पूरे संसार में घूम सकती है। कवि और कोयल में क्या समानता है? दोनों ही स्वतंत्रता के से प्रेरित है। मतलब कवि कारागार में किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहा है? नरकीय जीवन व्यतीत कर रहा है। कवि कोयल को बावली क्यों कहता है? आधी रात में चीखने के कारण बावली कहते हैं कि तू क्या बावली हो गई है, पागल हो गई है जो अर्धरात्रि को चीखी, है ना। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। कोयल अभी आधी रात को किसके दुख से भरे हृदय पर मरहम लगाने आई है? कवि के। कवि कारागार में किन लोगों के बीच में रहता है? चोर डाकुओं और बटमारों के बीच में रहता है, कि यहाँ पर तो चोर डाकू और बटमार हैं चारों तरफ ही। कवि को पहरेदार की आवाज किसकी जैसी भयंकर लगती है? ब्याली, यानी सर्पिणी के जैसी। पहरे की हुंकार करती ब्याली, यानी पहरेदार है वो हुंकार लगाता है तो एक मतलब जैसे सर्प हुंकार मारता है ना, वैसी लगती है। कोयल की वेदनामय मधुर आवाज कवि के हृदय में क्या पैदा कर रही है? कवि के हृदय में विद्रोह पैदा कर रही है वो। कोयल की आवाज में किसकी अनुभूति होती है? दुख और वेदना की अनुभूति होती है, परेशान हो जाता है वो, है ना। कवि को कहाँ स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की सुविधा नहीं थी? कारागार में स्वतंत्रता काम नहीं कर सकता था। संसार की मृदुलता कौन बचाए रखता है? कोयल है वो।
कोयल इस कविता में क्या कार्य कर रही है? स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरणा प्रदान करने का कार्य कर रही है। कोयल का स्वर किस भावना से जुड़ा हुआ है? देशभक्ति की भावना से जुड़ा हुआ है। कोयल इस कविता में क्या कार्य कर रही है? स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरणा प्रदान करने की। कोयल का जो स्वर है किस भावना से मुक्त है? देशभक्ति की भावना से। अंधेरी रात में कोयल का गान सुनकर के किसकी चेतना उद्वेलित हो जाती है? कवि की चेतना उद्वेलित हो जाती है कि आधी रात्रि के समय कोयल क्यों बोल रही है। ब्रिटिश शासकों ने किस पर घोर अत्याचार किए हैं? भारतीय कैदियों पर, यानी जो जेल में थे उनको बहुत परेशान किया था अंग्रेजों ने। कवि ने जेलों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लोगों को क्या करने का आग्रह करता है? मतलब क्रांति करो तो आप तो, यानी विद्रोह करोगे, क्रांति करोगे, तभी जाके स्वतंत्र हो सकते हैं अपन लोग। क्रांतिकारियों ने किस उद्देश्य से कारागार जाना स्वीकार किया? स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कारागार जाना स्वीकार किया। पराधीन भारत में कवियों जो कैदी हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? अमानवीय व्यवहार किया जाता था। अब देखिए कुछ शब्दार्थ हैं, वो अपन शब्दार्थ देख लेते हैं एक बार। तो बटमार होता है, ध्यान रखना, मतलब रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाला। हिमकर होता है चंद्रमा। दावानल जंगल में लगने वाली आग। मोट होता है जिसको पकड़कर, मतलब एक चरसा होता है, चमड़े का बड़ा डोल होता है ना, उसको पकड़कर खींचा जाता है। और जुआ होता है जो बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी। हुंकरती हुंकार होती है, 42 सर्पिणी होती है। मोहन मोहनदास करमचंद गांधी जी के लिए ये शब्द आए हैं। इस प्रकार से अपन ने कविता भी पढ़ी और वन लाइन प्रश्नोत्तरी भी करी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आराम से आपको समझ में आई होगी। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बस एक ही अनुरोध है, अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दिया करो, ताकि और जो विद्यार्थी हैं जिनके मतलब पुस्तक से जो बात समझ में नहीं आती है वो सुनने से हो सकता है क्या पता समझ में आ जाए। किस प्रकार से प्रश्न आते हैं वो भी मैं आपको बीच बीच में बतला रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।